हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात में कर रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने टर्म्स डिफाइन किए थे, लिगेंड्स के एग्जांपल पढ़े थे, बाइडेंटेट लिगेंड्स के। नाउ वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। हाँ, लेकिन वो उतने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी वी हैव टू रिमेंबर सम केसेस। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट का एक कॉमन एग्जाम्पल है जैसे डाईइन। जैसे इन था ना, एथिलीन डाईएमीन, डाईइन, डाई एथिलीन ट्राईएमीन। कैसे है जरा देखें। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ये है, ये देखो, ये 3 नाइट्रोजन हैं, 3 एमिनो ग्रुप्स हैं। जब तो देखो एक एथिलीन ये है, एक एथिलीन ये है, तो हाउ मेनी एथिलीन्स आर देयर? ये 2 एथिलीन हो गए, तो 2 तो हो गए एथिलीन और 3 हो गए एमिनो ग्रुप। जब भी हम लिख रहे हैं डाई, तो डाई एथिलीन हो गए और ट्राई एमीन हो गए। एथिलीन जितने हैं उससे एक एक्स्ट्रा एमीन बनाना है, ध्यान दो। इन क्या था, पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर में। इन क्या था? एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन का मतलब एक एथिलीन है, क्या था? ये था NH2 CO NH2, नहीं ये तो यूरिया हो गया। NH2 CH2 CH2 NH2। ये रहा एक एथिलीन, एक और एक, दो एमीन। एक एथिलीन, 2 एमीन, एक एथिलीन, 2 एमीन इन में। अब जब यहां डाईइन आया है तो 2 एथिलीन और फिर एक एक्स्ट्रा एमीन। ऐसे ही अगर कोई ट्राईइन लेगा तो बताओ मैं ट्राईइन का फुल फॉर्म क्या लिखूंगा? आप बता दो, जैसे मैंने सिखाया उसके बेसिस पर। ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ऑफ कोर्स ये टेट्राडेंटेट लिगेंड के रूप में काम में आएगा, मैं इसका एग्जांपल लूंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, समझ गए ना? जितने एथिलीन हैं उससे एक एक्स्ट्रा एमीन आएगा। अब देखो ऐसा तो है नहीं, वैसे तो ये ट्राइडेंटेट है, तो एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, तीनों लोन पेयर डोनेट करेंगे टू द सेंट्रल एटम एंड अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट ऐसे थोड़ी आवाज लगा के कॉम्प्लेक्स बना लें, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है, और ये लीनियर होता भी नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन देखो ऐसा होता है, इस टाइप से। ये है ओरिएंटेशन, ये NH2, ये NH और ये NH2। तो NH2 और बीच में ये CH2 वाली चेन है, तो इस तरीके से बनता है। दिस इज अ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड ऑफ कोर्स ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। हाउ मेनी किलेटिंग रिंग्स आर फॉर्म्ड? 2 किलेटिंग रिंग्स। तो हाउ मेनी किलेटिंग रिंग्स आर फॉर्म्ड? 2 किलेटिंग रिंग्स आर फॉर्म्ड। तो ये था ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। लेट अस टेक टेट्राडेंटेट लिगेंड। आपके सामने है ये ट्राईन, यही है, बट पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन, लिखो पूरी बात। लिख लिया? चलिए, गोइंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन नाउ। एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड अभी लिया ही था हमने, जैसे ट्राईन, जैसे एड्डा। अब ये एड्डा क्या है मैं बताऊंगा। एड्डा 2-, ये तो है एथिलीन
डाईअमीन डाईएसीटेट आयन। मैं इसको थोड़ा बाद में लूंगा, बताऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे मालूम है कि क्या पढ़ा रहा हूं। ट्राइन, दिस इज ट्राईएथिलीन, अभी बताया ही था मैंने, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। कैसे? ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, 4 एमिनो ग्रुप आने हैं, तो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। सर कैसे मालूम पड़ा इतना सारा ये? अरे ट्राईएथिलीन है ना, एक एथिलीन, 2 एथिलीन मिले 3 एथिलीन, एक अमीनो, एक और अमीनो, एक और अमीनो, एक और अमीनो, और इन पर ये लोन पेयर इस तरीके से नाइट्रोजन पर हैं, और नाइट्रोजन ही डोनर हैं, चारों डोनर। ऐसे तो है नहीं कि लीनियर डोनर बनेंगे, मैंने कहा था प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है। तो सेंट्रल एटम इस तरीके से अगर है तो दे विल बी ओरिएंटेड लाइक दिस, like this, NH2 NH NH NH2। तो इस तरीके से ये 3 इसमें किलेटिंग रिंग्स बनती हैं, 3 किलेटिंग रिंग्स। कई बार आप चिलेटिंग रिंग्स ही बोल सकते हो। अब ये चिलेटिंग और किलेटिंग तो थोड़ा सा ऐसा ही है, आप केमिस्ट्री बोलो कि केमिस्ट्री बोलो, अब केमिस्ट्री तो कोई ना बोलता होगा, मगर मुझे याद है हमारे साथ में कुछ बच्चे थे, हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे 11th-12th क्लास में, तो केमिस्ट्री को कई बार केमिस्ट्री बोलते थे। अब और हमें भी लगता था, हमें उस समय फोनेटिक सिंबल्स का आइडिया नहीं था, हमें एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो गांव में कौन, तो हमारे गुरुजी केमिस्ट्री बोलते थे तो हम केमिस्ट्री बोलते थे, रसायन विज्ञान। बट कुछ बच्चे केमिस्ट्री भी बोलते थे, तो वो कहते भी थे इसमें ये कमी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री क्यों ना बोल लूँ इसको। तो ये किलेटिंग भी बोलते हैं, चिलेटिंग भी बोलते हैं, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो 3 किलेटिंग रिंग्स इन दिस, so of course it is a tetradentate ligand and all the 4 nitrogen are donor। इसके बारे में I'll come back a bit later। ऐसी पेंटाडेंटेट लिगेंड भी बनेगा, वो ED3A बनेगा, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। पहले हेक्साडेंटेट लिगेंड पे आ जाता हूं मैं, क्योंकि हेक्साडेंटेट इंपॉर्टेंट भी है और वो EDTA4- कॉमनली वर्क करता है, उसी का एक सोर्स निकल के आएगा, वी शैल टॉक। तो चलो पहले एक काम करें, आप ये स्क्रीन पर पूरे बात नोट करो, नोट इट डाउन। एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है EDTA4-। अच्छा, EDTA क्या होता है? ये होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो है वो है ये EDTA, और स्ट्रक्चर ऐसी होती है CH2N, ये N, CH2COOH, 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 CH2COOH। ये है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। साफ दिखाई पड़ रहे हैं, एसिडिक एसिड डिराइव्ड है यहाँ पर, नाइट्रोजन के दोनों नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करके एसिडिक एसिड में ग्रुप अटैच हो गए। इसमें से ये है EDTA, टेट्रा एसिडिक नेचर है इसकी, बेसिसिटी 4 है, 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहे एसिडिक हाइड्रोजन। जब ये 4 H+ को लूज करता है एसिडिक हाइड्रोजन को, तो इट बिकम्स लाइक दिस, व्हाट, N CH2 CH2 N CH2CO-
CH2CO माइनस, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। ये जो हम स्टार लगा रहा हूं, जहां स्टार लगाए हैं ये डोनर के रूप में वर्क करते हैं। तो ध्यान दो, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर हैं, हेक्साडेंटेट ले। अब बना ये EDTA 4 माइनस, नाम क्या? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। कट तो नहीं गया राइट साइड में? जरा चेक कर लूं इसको। नहीं, ठीक है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है ये। एसिडेट क्यों? एसिटिक एसिड था, H+ रिमूव कर दिया तो एसीटेट आयन बना। और इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन आर डोनर एटम्स। ये डोनर एटम्स हैं, हेक्साडेंटेट की तरह ये बिहेव करता है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्ट्रक्चर तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट हेक्साडेंटेट में इट डोनेट्स लाइक दिस, 2 नाइट्रोजन इस टाइप से, और रिंग को हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, और बाकी 4 ऑक्सीजन लाइक दिस, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। सो लाइक दैट दे फॉर्म लाइक दिस। 4 और 2 6। ये थोड़ा स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं। जैसे मेटल M है, जैसे कोबाल्ट के साथ ये बड़ा कॉमन है, फॉर एग्जांपल CO EDTA माइनस, कोबाल्ट +3 में है, तो कोबाल्ट 3+ के साथ में ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। 6 बॉन्ड्स बनेंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन डोनर हैं, यहाँ नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, ये 2 ऑक्सीजन डोनर हैं, नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं। हालांकि स्ट्रक्चर कैसे बनी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, दैट वी शैल सी, वी शैल चेक लेटर। कब? आइसोमेरिज्म में। इनफैक्ट मैंने बताया भी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके 3 मेन पार्ट हैं। पहला डेफिनेशंस, अभी तो हम डेफिनेशंस ही पढ़ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं। डेफिनेशंस एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे आसान पार्ट यही है। दूसरा बॉन्डिंग थ्योरीज, और तीसरा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों इस तरीके से EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, EDTA 4 माइनस। अच्छा, EDTA नॉर्मली लिगेंड के रूप में वर्क नहीं करता, EDTA 4 माइनस लिगेंड के रूप में वर्क करता है। तो EDTA 4 माइनस इज ए लिगेंड, एनायनिक लिगेंड है, 4 नेगेटिव चार्ज है, जिसमें से 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स हैं। EDTA के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे आई ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बाद में। कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, हालांकि ये NCERT में बिल्कुल एंड वाले पेज पे लिखे हुए हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट यहीं पे आ रहे हैं तो मैं 1-2 पॉइंट्स बता ही देता हूं। जैसे पहला, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used in treatment of lead poisoning. तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। आप जानते हो लेड ह्यूमंस के लिए या एनिमल के लिए पॉइजनस है, तो कई बार लेड अगर किसी कारण से कंज्यूम हो जाए तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। याद रखनी है ये बात। सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA is used to remove calcium 2+ and magnesium 2+ from hard water.
तो बच्चों ये भी बड़ा यूजफुल पॉइंट है। सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड टू रिमूव कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ फ्रॉम हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अगर आपको ध्यान हो तो वैसे तो NCERT में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में है, मगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। वहाँ पर हार्डनेस वाटर में जो होती है इट इज बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, तो उनको रिमूव करने में काम आते हैं। तो वाटर की हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है EDTA। सो दीज आर द कॉमन यूजेस। तो ये था EDTA, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। यहीं पे बात हुई थी, हमने 3 नाम होते हैं EDTA, एक ED3A, एक EDDA। EDTA होता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसी से बनता है, ये जब लूज करता है 4H+ तो बनाता है EDTA 4- हेक्साडेंटेट लिगेंड। अभी समझाया ये आपको। एक है ED3A, क्या है पहले नाम लिखो, एथिलीन डाइमीन ट्राई एसिटिक एसिड। एथिलीन डाइमीन ट्राई एसिटिक एसिड, ट्राई एसिटिक एसिड है और ये पेंटाडेंटेट लिगेंड की, इसमें से 3H+ लूज करते हैं तो ये बनाता है ED3A 3- पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब बात आती है, बच्चे पूछते भी है सर 3 क्यों लिखा है, T लिख देते, एथिलीन डाइमीन ED, ट्राई एसिटिक एसिड तो T लिख देते। अरे EDTA, अब T से ही टेट्रा आता है और T से ही ट्राई आता है। जब हमने टेट्रा के लिए T ले लिया तो फिर ट्राई के लिए दूसरा लंबा हम T नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 3 मतलब 3 एसिटिक एसिड है उसमें, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा इनकी। ऐसी है एथिलीन डाइमीन डाई एसिटिक एसिड। इसमें से अगर 2H+ हटा दोगे तो बन जाएगा EDDA 2-। ये है टेट्राडेंटेट लिगेंड। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, एथिलीन डाइमीन डाई एसिटिक एसिड, डाई का D, ट्राई का T, बट यहां ट्राई का T नहीं लिया, 3 लिया है हमने। चलो इनकी स्ट्रक्चर कैसी है मैं एक बार बना के दिखाता हूं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि एक ही कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं ये। EDTA है तो हेक्साडेंटेट, ED3A है तो पेंटाडेंटेट, और EDDA है तो टेट्राडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कैसे तरह देखें, EDTA 4-। ये तो स्ट्रक्चर मैंने बनाई दी थी, NCH2 और बना लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। IIT में आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये हो गया। ये हैं डोनर एटम्स, हेक्साडेंटेट, डेंसिटी 6। दूसरा इसका भाई बंधु कौन था, ED3A 3-। क्या है ये, 3 ही एसिटिक एसिड हैं, तो इस तरीके से NH CH2 CH2 N CH2CO CH2CO- और यहां पर CH2COO-। तो एक ये, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, पेंटाडेंटेट लिगेंड, तो डेंसिटी 5। राइट, एंड देन कम्स इड्डा। इड्डा भैया,
ये वो वाले भैया नहीं है, वो कालीन भैया और मुन्ना भैया और गुड्डू भैया, टाइम गया उनका, फालतू का दिमाग ख़राब करते हैं बच्चों के, अनरियलिस्टिक। बच्चों को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दें। इड्डा साहब हैं ये, इड्डा 2-, तो ये कुछ ऐसा था, डाई एसिडिक एसिड, तो डाई एसिटेट आयन बनेगा समथिंग लाइक दिस, NH CH2 CH2 NH CH2CO माइनस CH2CO माइनस, एक ये डोनर, एक नाइट्रोजन डोनर, दूसरा नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ये 4 डोनर हैं, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन डोनर हैं, डेंसिटी 4। I hope you have understood the point. So this is how you define the derivatives of such compounds. यहीं पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं, हो गई ये वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। इसी में एक टर्म यूज करते हैं हम, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या है एम्बीडेंटेट लिगेंड? नोट करो पूरी बात, फिर उसके बाद लिखो एम्बीडेंटेट लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स हों एंड इन द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे कैन ligate through the different atoms. A ligand which can ligate through different donor atoms. ये वो लिगेंड होते हैं विच कैन लिगेट थ्रू द डिफरेंट डोनर एटम्स। इनके कॉमन एग्जाम्पल जैसे CN-, C कैन बी द डोनर, NC-, N कैन बी द डोनर। आप जानते भी हो ये साइनाइड आयन है और ये आइसोसाइनाइड है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो देखो CN- है, साइनाइड आयन भी है। अगर C डोनर है, जनरली जो डोनर एटम होता है इट इज शोन क्लोज टू द सेंट्रल एटम। ऑफ कोर्स भूलना मत M इज व्हाट, कभी सोचो ये M कौन है? सेंट्रल एटम। ऐसे जैसे मान लो NO2 N डोनर हो या ONO O डोनर हो, तो ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब N कुड बी द डोनर, O कुड बी द डोनर इन द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज नाइट्रो ग्रुप एंड दिस इज नाइट्राइड ग्रुप। नाइट्राइड ग्रुप अगर O डोनर है, नाइट्रो ग्रुप अगर नाइट्रोजन डोनर है। ऐसे ही OCN- एंड NCO-। ये है साइनेट और ये है आइसोसाइनेट। इसके बाद बात आती है OCN, NCO, SCN, S इज द डोनर, NCS, N इज द डोनर। SCN, NCS, thiocyanate, and this is isothiocyanate ग्रुप। कट तो नहीं गया? मैं जरा देख लूं एक बार स्क्रीन में। नहीं है, जगह है। तो साइनेट, थायोसाइनेट, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। अब ये तो पता ही है ना, O हटा के S लगा दो, थायो ग्रुप बन जाता है। तो ये क्या बन गया? ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है। तो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल में इकट्ठा करके लिखूं तो कौन? साइनाइड, NO2-, SCN-, OCN-, एटसेट्रा। याद रखना बच्चों, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, जिसमें डोनर एटम्स कुड बी डिफरेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द लिगेंड्स, डेंटिसिटी एंड किलेशन के ऊपर। ऐसे ही जैसे ये लिगेंड की प्रॉपर्टी थी, लिगेंड की प्रॉपर्टी थी डेंटिसिटी एंड किलेशन। ऐसे एक सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिखो हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर।
बट नेक्स्ट स्क्रीन पर आएंगे, पहले ये पूरी बात नोट करो। कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बार हम इसे Cn लिख देते हैं, ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे डिफाइन करते हैं? सेंट्रल एटम कई लिगेंड से घिरा हुआ होगा इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, तो वो जो लिगेंड्स होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, इट इज द टोटल नंबर ऑफ sigma coordinate bonds it is the total number of sigma coordinate bonds formed by a central atom with various ligands अराउंड इट। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, देन 4, देन अदर्स मतलब देन 2, 3, 5 एटसेट्रा। सबसे कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसे अगर एग्जांपल लेके बात करें K4FeCN6 और एग्जांपल जैसे मान लो Na3FeC2O4 थ्राइस, और जैसे एग्जांपल NiCO4। मान लो जैसे ये एग्जांपल हैं इन सब में, तो अगर ध्यान से देखो तो आयरन यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, यहां आयरन +3 में है, यहां निकेल 0 में है। 0 में क्योंकि CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल ग्रुप CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिगेंड। तो ध्यान से देखो आयरन जो है 6 CN- से कनेक्ट है और CN- एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसका मतलब व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कैसे? एक आयरन CN 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 CN, ये CN ये CN और Fe2+, इस तरीके से कनेक्टेड होगा ये ओवरऑल। देख रहे हो? देखो ध्यान से, तो Fe2+ से 6 CN- कनेक्टेड होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। बट यहां ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट था, ये बाइडेंटेट है। तो यहां पर बाइडेंटेट लिगेंड है तो वो इस तरीके से बनाएगा आयरन। यहां पर इस तरीके से रिंग बन जाएंगी, ये रिंग, ये बीच में रिंग आ गई, ये ऑक्सीजन डोनर हैं, ऑक्सिलेट के ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सिलेट के ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सिलेट के Fe3+। ऑक्सिलेट मतलब ये था ना लिगेंड, देखो इस तरीके से, जैसे Fe O डोनर था, यहां भी O डोनर है तो C डबल बॉन्ड O, या जैसे भी ले लिया आपने C, और यहां डबल बॉन्ड O, इस टाइप का। तो ये तो रिंग आ गई बीच में, ये बना तो दिया हमने। तो एक बाइडेंटेट लिगेंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 बाइडेंटेट लिगेंड, 2 तो 6 हो गया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कॉपी पे, रफ कॉपी पे या अपनी कॉपी में बना बना के देखें, ऐसा ना होगा देख देख के नहीं, बल्कि बना बना करके लिख करके देखें। जैसे ये CO मोनोडेंटेट लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। जैसे यही है CO EDTA- कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर,
और अब बताया था कि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका भी 6। तो जब भी EDTA कनेक्टेड होगा तो EDTA विल कंट्रीब्यूट इन द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। तो बच्चों ये सब है और बड़ी आसान चीजें हैं, ये समझ में आती हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कुछ एलिमेंट्स के कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में यहाँ लिख भी लो, याद भी रहना चाहिए। जैसे प्लेटिनम 2+ है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही शो करता है। सिल्वर आयन है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करता है। कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, आयरन, ये सब जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं। हालांकि और भी शो कर सकते हैं, बट कुछ कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर यू शुड रिमेंबर। बट ये पूरी बात लिखो, एक बार नोट करो बच्चों, नोट इट डाउन। जैसे मैं लिखवा देता हूं ये वाला पॉइंट, कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सम सेंट्रल एटम्स। जैसे कुछ याद भी रखने हैं, जैसे कॉपर प्लस, इट यूजुअली शोज 2 4, copper 2+, it usually 4 4 6, silver plus, this is important, it shows 2, and gold plus, it shows 2 and 4, जबकि gold 3+ shows 4 and 6, platinum 2+, this is very important, it shows usually 4, जबकि प्लेटिनम 4+ यूजुअली शो 6, निकल 2+ यूजुअली शोज 4 और 6 बोथ, स्कैंडियम 3+, एल्यूमिनियम 3+ यूजुअली दे शो कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 3+, क्रोमियम 3+, यूजुअली दे शो 6, बोरॉन, बेरिलियम 4, हमेशा 4, ऑलवेज। क्यों? वो क्यों? अरे भैया, बोरॉन और बेरिलियम जो हैं, अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बोरॉन और बेरिलियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अगर ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो यू नो वेरी वेल दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट एक्सपैंड ही नहीं कर सकते, 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते। 4 बॉन्ड अगर बनाएंगे तो सिग्मा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 4 ही शो करेंगे। सो दे शो लाइक दिस। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर। प्लेटिनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। Nickel is also common, this is also important, you should remember. So these are the common coordination number of some of the central atoms. तो बच्चों ये थे कुछ सिंपल परिभाषाएं about the coordination number, about the denticity and chelation and all those points. चैप्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है, पार्टी तो शुरू हुई है अभी। अब बात करेंगे, पहले ही पार्ट चल रहा है, डेफिनेशंस एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेड ही लिखो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले ये पूरी बात नोट करें। IUPAC nomenclature of coordination compounds। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको पता है 2 मेन पार्ट होते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स एंड नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। काउंटर आयन के नाम लिखने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं, सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स वी हैव टू लर्न, नेमिंग ऑफ सेंट्रल वी हैव टू लर्न। तो चलो बात करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड्स की। अगर लिगेंड्स की नेमिंग करें तो ध्यान दो,
लिगेंड्स तो तीन तरह के हो सकते हैं, एनायनिक, न्यूट्रल, कैटायनिक। हालांकि कैटायनिक लिगेंड्स आर रेयर, होते तो हैं काफ़ी, बट हम जिस 11वीं 12वीं के सिलेबस में IIT JEE की रिक्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ लिगेंड्स ही कैटायनिक होते हैं। मोस्टली लिगेंड्स आर एनायनिक एंड न्यूट्रल। तो चलो बात करते हैं पहले ए, एनायनिक लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स के नाम में तो नेम एंड्स with a suffix o after removing e हटा के o लगा दो, ये मॉडिफिकेशन है। तो नेम एंड्स विद सफिक्स o आफ्टर रिमूविंग e। अगर आइड है तो क्या बन जाएगा, आइडो। आइट है तो क्या बन जाएगा, आइटो। और एट है तो क्या बन जाएगा, एटो। सर ये क्या कह रहे हो, ये आइड एट, अरे क्लोराइड आइड, सल्फाइट आइट, सल्फेट एट, ई हटाओ ओ लगाओ, आइडो आइटो एटो। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूं तो यू विल अंडरस्टैंड। एनायंस के केस में है ये, तो लिखो पहले पूरी बात, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे। जैसे X माइनस, ये हैलाइड आयन है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, हैलाइडो। फॉर एग्जाम्पल Cl माइनस, क्या बोलोगे, क्लोरो। हैलाइडो या हेलो दोनों चल जाते हैं, हैलाइडो या हेलो। क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो। सिमिलरली F माइनस, फ्लोराइडो, फ्लोरो। मैंने कहा ना IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो पूरे चैप्टर का सबसे आसान पार्ट है, और जेई मेन में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आसान चीज़ें, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि आसान चीज़ें तो आएगी नहीं, आसान चीज़ें भी खूब पूछी जाती हैं जेई में। तो फ्लोराइडो, फ्लोरो। I माइनस है तो आयोडाइडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, इसी तरीके से आयोडो। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे OH माइनस, हाइड्रोक्साइड है आयन है, हाइड्रोक्साइडो। जहां पर आपने ई हटा के ओ लगाना है, आइड है तो आइडो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। ऑक्साइड आयन तो ऑक्साइडो, ऑक्सो भी चलेगा इसको, ऑक्साइडो और ऑक्सो। ऐसे ही अगर मान लो और भी लेते हैं, सल्फाइड आयन है, सल्फाइडो। और यदि HS माइनस है, इन्हें मर्कैप्टन्स बोलते हैं, तो मर्कैप्टो या बाइसल्फाइडो या हाइड्रोजन सल्फाइडो। देखो HS माइनस अगर लिगेंड के रूप में वर्क कर रहा है तो मर्कैप्टो भी यूज कर सकते हैं, बाइसल्फाइडो भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइडो भी यूज कर सकते हैं। और भी लेंगे जैसे N3 माइनस, अमाइडो। जैसे NH2 माइनस, इमिडो। इमाइड ग्रुप होता है, इमिडो। और जैसे NH2 माइनस है तो क्या बोलोगे, NH2 माइनस नहीं, NH2 माइनस ऐसा वाला, एमाइड आयन, एमाइडो। ओ तो लगाना ही है। ये नाइट्राइडो था, मैंने गलत बता दिया, इसको सही करो, नाइट्राइडो। नाइट्राइडो, इमाइडो, एमाइडो। इस तरीके से P3 माइनस, फॉस्फाइडो। O2 2 माइनस,
क्या है ये? पेरोक्साइड आयन, पेरोक्साइडो। O2 माइनस सुपर ऑक्साइडो। समझ रहे हो बात को? तो देखो कितना आसान है, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। इस तरीके से आप लेते हैं। जैसे Gly माइनस है, एनाइनिक है ना, ग्लाइसिनेट आयन था, ग्लाइसिनेटो। जैसे DMgH माइनस, क्या था ये? डाइग्लाइऑक्सीमेट, डाइग्लाइऑक्सीमेटो। डाइग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, पूरा लिखेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। लास्ट में ओ लग जाएगा। SO4 2 माइनस, क्या बोलोगे? सल्फेटो। C2O4 2 माइनस, बोलो क्या बोलोगे? ऑक्सिलेटो। भैया कोई बहुत विशेष बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ई हटा के ओ लगाना है अगर एनायनिक लिगेंड है तो। सल्फेटो, ऑक्सिलेटो, सल्फाइटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, AC माइनस है, एसिटाइल एसीटोनेटो। मैं क्या लिखूं? लिखवा तो दिए मैंने बहुत सारी। कहीं भी एनायनिक होगा ई हटा के ओ लगाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। सो द वेरियस केसेस। अच्छा, इसमें वाले और लेते हैं, जैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करें। तो पहले ये पूरी बात नोट करो। विल कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन। जैसे एम्बिडेंटेड, एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड्स वाले, जैसे CN माइनस, अगर C डोनर है तो वैसे तो साइनाइड है, और NC माइनस अगर N डोनर है तो आइसोसाइनाइड है। बट साइनाइड और आइसोसाइनाइड कम प्रेफर करते हैं, हम इसका नाम यूज करते हैं साइनाइडो C, और इसे यूज करेंगे साइनाइडो N। तो साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो ना यूज करते हुए साइनाइडो C अगर C डोनर है तो, साइनाइडो N यदि N डोनर है तो, इस तरीके से हम यूज करेंगे। और एग्जांपल लो तो बात समझ में आएगी। जैसे नाइट्रो है, NO2 माइनस एंड ONO माइनस, इसे बोलेंगे हम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, और इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। समझो बच्चों, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। तो नाइट्राइटो ग्रुप यूज करेंगे, नाइट्राइट ग्रुप यूज करते हुए N और O स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि हु इज द डोनर एटम। और एग्जांपल, जैसे OCN माइनस O डोनर हो, NCS माइनस N डोनर हो। अब आप ही बताओ, साइनेट ग्रुप है तो साइनेटो O, साइनेटो N। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऐसे ही SCN माइनस मान लो S डोनर, और NCS माइनस मान लो ये डोनर, तो इसे क्या बोलोगे? थायो साइनेटो S, थायो साइनेटो N। ऐसे यूज करेंगे हम, ये प्रिफर करते हैं हम। तो बच्चों याद करें, याद रखें, एम्बिडेंटेड लिगेंड में O तो लगाना ही है, O तो आएगा ही, E हटा के O, बट हम डोनर एटम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे वाइल यू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये थे नेमिंग ऑफ एनाइनिक लिगेंड्स। नोट करो पूरी बात। तो इस तरीके से वी लर्नड कि भाई किस तरीके से हम एनाइनिक लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। अब बात आती है बी, न्यूट्रल लिगेंड्स।
बी नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है देखें। देखो न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता एक्सेप्ट इन द फ्यू केसेस वेयर स्पेशल नेम इज यूज्ड। तो लिखो इस बात को, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड remains unchanged or unmodified except in few cases where special names are used। तो देखो हम क्या बात कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स में नेम ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड रिमेन्स अनचेंज्ड एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वेयर द स्पेशल नेम्स आर यूज्ड। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल कौन से वो 4 केसेस हैं जहां पर आपको याद रखना है कि स्पेशल नेम यूज करते हैं। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम लेंगे हम कार्बोनिल। कार्बोनिल, जैसे H2O है, दिस इज एक्वा, एक्वो। और जैसे अमोनिया है, दिस इज एमीन, डबल एम के साथ एमीन। हिंदी में जैसे लिख देते हैं ना इस टाइप से। तो CO, H2O और एक NO, नाइट्रोसिल। ये वो 4 स्पेशल केसेस हैं। रिमेंबर दीज 4 स्पेशल केसेस। ये वो 4 स्पेशल केसेस हैं जहां पर नाम चेंज हुआ। CO के लिए कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वैसे तो ये कार्बोनिल ग्रुप नाम यूज करेंगे। H2O के लिए एक्वा या एक्वो यूज करेंगे। अमोनिया के लिए एमीन डबल एम के साथ, और NO के लिए नाइट्रोसिल। अच्छा यहीं पे एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये CH3NH2 है, वैसे तो आपको पता है कि ये भी एक लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो अमोनिया का डेरिवेटिव ही ना। तो किसी अमोनिया का डेरिवेटिव होगा तो उसमें सिंगल M ही यूज करेंगे, डबल M केवल कहाँ यूज करेंगे, अमोनिया में, बाकी केसेस में नहीं। तो क्या यूज करेंगे, मिथाइलमीन। ध्यान दो, सिंगल M। तो कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव होगा तो वहां डबल M नहीं लगाएंगे, डबल M केवल कहां लगाएंगे, अमोनिया में। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, इसको थोड़ा सही से लिख लो। मिथाइल एमीन, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से कहेंगे। बाकी EN है, आप जानते हो नॉर्मल नेम रहेगा, न्यूट्रल लिगेंड है एथिलीन डाइअमीन। और एक कॉमन एग्जांपल ले लें, जैसे PN है प्रोपिलीन डाइअमीन। और एग्जांपल लें, जैसे मान लो PH3 है फॉस्फीन। लिगेंड का नाम ऐसे लिखोगे आप, जैसे मान लो O2 है डाइऑक्सीजन। तो इसी तरीके से लिखोगे।
ये नेमिंग इनकी होगी। न्यूट्रल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा एक्सेप्ट इन द 4 केसेस, स्पेशल केसेस वेयर द स्पेशल नेम शुड बी यूज्ड। और डबल एम केवल अमोनिया में यूज करना है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। ये था नेमिंग ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स। अभी कैटायनिक लिगेंड्स की बात करेंगे। मैंने कहा था कैटायनिक लिगेंड्स बड़े रेयर होते हैं और एक ही बड़ा कॉमन इंपॉर्टेंट केस है। कौन सा इंपॉर्टेंट केस? नाइट्रोसोनियम आयन, ईएम लगा देते हैं जहां कैटायन हो। नेक्स्ट स्क्रीन पर मूव करते हैं। सी, नेमिंग ऑफ कैटायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड के नेम में सफिक्स ईएम इज यूज्ड। इसका एक ही बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और वो है NO+। इसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम, दोनों चलेंगे। ईएम तो लगाना ही है, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। एक ही केस है कैटायन का जो आपको याद रखना है। दो बड़े फेमस कॉम्प्लेक्स होंगे, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। वहां पर ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस के रूप में होंगे, आपको याद रखना होगा। और याद भी रखना होगा कि NO+ इज द लिगेंड। अच्छा, NO इज नाइट्रोसिल बट NO+ इज नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम। समझ गए बात को? तो दिस इज द नेमिंग ऑफ द कैटायनिक लिगेंड। हमने कहा था किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर दो चीजें होती हैं मेनली, लिगेंड्स। लिगेंड्स की नेमिंग तो हमने सीख ली। एनायनिक लिगेंड है तो ई हटा के ओ लगा दो, आइडो, आइटो, एटो। न्यूट्रल है तो स्पेशल नेम यूज करने हैं तो कर लो, वरना कुछ केसेस में और बाकी केसेस में नेम रिमेन्स अनअफेक्टेड। कैटायनिक लिगेंड है जो कि रेयरली होता है। एक इंपॉर्टेंट केस यू हैव टू रिमेंबर, NO+, दैट इज ईएम लगा देते हैं, नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसीलियम। नाउ कमिंग टू द नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। तो लिखो नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, अनचेंज रहेगा इफ सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट और अपीयर्स इन द कैटायनिक पार्ट और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनचेंज्ड इफ इट अपीयर्स, इट कौन? सेंट्रल एटम, it appears in cationic complex, cationic part or neutral complex. Or name is modified, name of central atom is modified by applying a suffix ate if it appears or present in anionic part of complex, anionic complex part. Anionic complex part कट तो नहीं गया? एक बार जरा चेक कर लें। नहीं, सही है। तो देखो, नेम ऑफ द सेंट्रल एटम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट अपीयर्स इन द कैटायनिक पार्ट ऑफ द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ द सेंट्रल एटम इज मॉडिफाइड बाय अप्लाइंग अ सफिक्स ate if it appears in the anionic complex part. कैसे? जरा समझ लें बात को। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख दूं, जैसे मान लो आयरन ले लेते हैं, तो K4FeCN6। आयरन का ये कॉम्प्लेक्स मान लो FeCO5। आयरन का एक और कॉम्प्लेक्स मान लो जैसे FeH2O5 NO+,
SO4। मान लो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं और तीनों ही केस में आयरन सेंट्रल एटम है। क्या कहा आपने, लोहे का नाम लिखेंगे तो लोहा नहीं लिखेंगे, लोहा मतलब तो हिंदी में हो गया, मतलब आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन लिखेंगे जब जब वो कैटायनिक पार्ट में हो या न्यूट्रल पार्ट में हो। अच्छा ये तो पता ही है, कोई भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो जैसे NaCl लिखते हो आप Cl Na थोड़ी लिखते हो। आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो अब तो 12वीं में आ गए आप, या हो सकता है ड्रॉपर भी पढ़ रहे हो, अभी तो कॉमन चीजें हैं। NaCl लिखते हो आप, कैटायन का नाम पहले एनायन का नाम बाद में, यही फॉलो करते हो ना, यहां भी यही होगा। तो इसका मतलब कैटायन का नाम पहले, तो ये कैटायन पार्ट हो गया, और ये एनायनिक पार्ट हो गया। और आपने कहा था कि नेम मॉडिफाई हो जाएगा, 8 लग जाएगा यदि एनायनिक पार्ट में हो सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पहले वाले कॉम्प्लेक्स में एनायनिक पार्ट में है, तो यहां फेर्रेट यूज करेंगे, वी विल यूज फेर्रेट। थोड़ा समझ के लिखना इन सब पॉइंट्स को। अच्छा यहां आओ, ये तो एक ही पार्ट है, ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सिंगल पार्ट है, मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट। दो पार्ट ही नहीं है इसके। अगर किसी कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं तो पहला कैटायनिक होता है, दूसरा एनायनिक होता है। यहां तो एक ही पार्ट है सब कुछ, तो इसका मतलब न्यूट्रल में है। और ये कैटायनिक पार्ट है, ये वाला, ये कैटायनिक पार्ट हो गया। और सल्फेट कौन हो गया, एनायनिक पार्ट। इन दोनों केसेस में सेकंड और थर्ड में FeCO5 आयरन का कार्बोनिल, और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसमें न्यूट्रल और इसमें कैटायनिक पार्ट में है सेंट्रल एटम। नेम इज अनचेंज्ड, नेम ऑफ आयरन रिमेन्स अनचेंज्ड, बट तो इसका मतलब आयरन ही रहेगा। यहां मॉडिफाई हो गया, फेर्रेट हो गया, आयरनेट नहीं होता, इसके लिए फेर्रेट यूज करते हैं हम, बताएंगे अभी कुछ एग्जांपल लेकर के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां 8 लगेगा क्योंकि एनायनिक पार्ट मारा है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम अगर सिंगल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो नाम में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बात के, लिखो पूरी बात नोट करो पहले। जैसे मान लो सेंट्रल एटम ऐसे हैं, नेम if present in cationic or neutral part, name if present in anionic part। जैसे मान लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इस तरीके से स्कैंडियम लिखेंगे यहां, तो यहां क्या आ जाएगा, स्कैंडेट। अगर एनायनिक पार्ट में हुआ तो टाइटेनियम लिखेंगे यहां क्या जाएगा, टाइटेनेट। वेनेडियम, वेनेडेट। समझ रहे हो, 8 लग रहा है। क्रोमियम, क्रोमेट। मैंगनीज, मैंगनेट। समझ के लिखें पूरी बात। आयरन, बट आयरनेट नहीं होता, इसके लिए स्पेशल यूज करते हैं फेर्रेट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। मैं कुछ डिफरेंट लेता हूं अब। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। कोबाल्ट के बाद निकिल, निकलेट।
जिंक जिंकेट, कॉपर क्यूपरेट, क्यूपरेट, टिन स्टैनेट, यहां क्या आएगा स्टैनेट, जैसे लेड तो क्या आएगा प्लम्बेट। और एग्जाम्पल लेना जरा, जैसे गोल्ड है तो यहां क्या आ जाएगा ऑरेट, जैसे सिल्वर है तो क्या आएगा सिल्वरेट नहीं होता अर्जेंटेट। समझ गए बात को। तो ये स्पेशल नेम है, जैसे आयरन वाले केस में, टिन वाले केस में, लेड वाले केस में, गोल्ड वाले केस में, सिल्वर वाले केस में सिल्वरेट नहीं होता अर्जेंटेट। कट तो नहीं है राइट साइड में, नहीं कटा नहीं होगा वैसे, जस्ट बचा है। तो सिल्वरेट नहीं होता अर्जेंटेट, गोल्ड नहीं होता, गोल्ड के लिए तो वर्ड होता है गोल्ड, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल मेटल इज गोल्ड। और सबसे खूबसूरत कोई होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं ऑरा। ऑरा खूबसूरती को रिप्रेजेंट करने का वर्ड है, तो इसलिए हमने गोल्ड के लिए ले लिया वो ऑरेट। इनफैक्ट गोल्ड के लिए ऑरेट यूज करते हैं, मतलब ऑरा यूज करते हैं। तो ऑरा फिर जनरल अंग्रेजी में हम किसी के लिए बोल देते हैं, कोई बहुत खूबसूरत है तो कहते हैं उसका ऑरा अलग है, या कोई उसका किसी की लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग, बहुत ही अच्छी, बड़ी स्मूथ होती है, बड़ी प्यारी सी होती है, तो कहते हैं उसकी बातों का ऑरा ही अलग है। सो वी से लाइक दिस। तो गोल्ड मीन्स ऑरेट। सो लाइक दैट यू राइट मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेट। समझ गए बात को। सो लाइक दैट यू राइट द नेम, इस तरीके से हमें याद करने होते हैं। प्लैटिनम प्लैटिनेट, टंगस्टन टंगस्टेट, सो लाइक दैट। तो ये थी नेमिंग ऑफ। तो हमने देखो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स पढ़ लिया, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम कैसे लिखें। तो रूल्स ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरी बात पहले नोट करो। रूल्स ऑफ राइटिंग नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या नियम है? पहला नियम तो देखो यही है कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन का नाम बाद में। सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड सोडियम नहीं बोलते हो, सोडियम क्लोराइड बोलते हो। तो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, कैटायनिक पार्ट ऐसे लिखो, इज नेम्ड फर्स्ट followed by anionic part, right? अच्छा, and a gap is given in between cationic part and anionic part. A gap is left, और गैप मतलब स्पेस, एक स्पेस छोड़ देते हैं, बाकी कहीं स्पेस नहीं छोड़ते हैं हम। ए गैप इज लेफ्ट और स्पेस इज लेफ्ट इन बिटवीन नेम ऑफ कैटायन एंड एनायन पार्ट। सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो एक साथ नहीं लिखते, सोडियम अलग और क्लोराइड एक साथ, फिर एक गैप दे देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड ऐसा लिखते हैं, NaCl है, हालांकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, जनरल, ये तो जनरल रूल है, सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखा ना, तो गैप छोड़ दिया। हालांकि कहीं गैप ना दिख रहा हो तो उसकी वजह से नाम गलत नहीं करेंगे, ये मतलब एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं। बट कैटायन का नाम पहले, एनायन का नाम बाद में। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स पार्ट की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड्स होगा। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम जब लिखेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम। तो किसका नाम पहले लिखें? लिगेंड्स का। तो लिखो, व्हाइल नेमिंग complex part, ligands are named first in alphabetical order
in alphabetical, तो ligands are named first in alphabetical order with number denoting prefixes. जैसे कौन, डाई, ट्राई एटसेट्रा। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 5 के लिए पेंटा, 4 के लिए टेट्रा, ये नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस हैं। हाउएवर नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम में नहीं आते। हाउएवर नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस are not used in alphabetical order. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस का यूज नहीं आता, ये याद रखेंगे। अच्छा, ऑल्टरनेट प्रीफिक्सेस लाइक डाई, डाई नहीं, डाई तो यूज ही कर रहे हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, etc. are used particularly when ligand is organic in nature or name already contain, थोड़ा लिखने में थोड़ी ताकत लगती है, जान लगती है, बट अब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखो ना। और नेम ऑलरेडी कंटेन्स डाई, ट्राई एटसेट्रा। देखो क्या बात लिखी हमने। आप जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते हो तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे। अब लिगेंड्स तो एक से ज़्यादा होंगे ही होंगे, अब कई सारे लिगेंड्स हैं तो कैसे लिखें, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिखा जाएगा। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं। नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस में जो डाई ट्राई है उनका डी, डाई का डी, ट्राई का टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम में नहीं आएंगे, बट हम ऑल्टरनेट प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 के लिए डाई भी होता है, बिस भी यूज कर सकते हैं। 3 के लिए ट्राई भी हो सकता है, ट्रिस भी यूज करते हैं। 4 के लिए टेट्रा होता है, टेट्राकिस भी यूज करते हैं। इस तरीके से, एंड पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन लिगेंड इज ऑर्गेनिक इन नेचर और नेम ऑलरेडी कंटेन्स डाई, ट्राई एटसेट्रा। पहले से कहीं डाई आ रहा हो तो डाई डाई लिखना अच्छा नहीं लगता, डाई फिर बिस कर दो, थोड़ा अलग दिखेगा। या मान लो लिगेंड कोई ऑर्गेनिक नेचर का हो, जैसे ऑक्सिलेट आयन ऑक्सैलिक एसिड से डिराइव हुआ है तो ऑक्सिलेट आयन हुआ, या और भी कोई ऑर्गेनिक नेचर के हुए, ईन हो गया, 2 ईन है तो डाई ईन भी चलेगा, बट बिस ईन इज बेटर। तो लाइक दैट वी कैन डू, वी कैन फॉलो ऑल्टरनेट प्रीफिक्सेस ऑल्सो लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एटसेट्रा। ये हो गई नेमिंग ऑफ व्हाट, लिगेंड्स। आपको पता है कॉम्प्लेक्स पार्ट में लिगेंड्स भी थे और सेंट्रल एटम भी था। लिगेंड्स की नेमिंग के बाद अब किसका नंबर, सेंट्रल एटम का। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, पहले पूरी बात नोट करो। थर्ड, आफ्टर लिगेंड्स सेंट्रल एटम इज नेम्ड। नेम्ड में नेम मॉडिफाई नहीं होगा यदि वो कैटायनिक या न्यूट्रल पार्ट में है, और 8 लग जाएगा उसमें, नेम मॉडिफाई हो जाएगा इफ इट इज प्रेजेंट इन द एनायनिक पार्ट। वो हम पहले बोल चुके हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर लिगेंड सेंट्रल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाई इट्स ऑक्सीडेशन नंबर ON। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल। इन स्मॉल पैरेंथेसिस, मतलब स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में हमें ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना होगा इस टाइप से। मान लो Fe2+ है तो दिस कुड बी रिटन एज लाइक आयरन 2, रोमन न्यूमरल में 2 ऐसे लिखते हैं, आप जानते ही हो, स्मॉल ब्रैकेट में। और अगर वो एनायनिक पार्ट में है तो ऐसे भी लिखेंगे फेरेट 2। आयरन आएगा कि फेरेट आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम आयरन जो है वो
एनायनिक पार्ट में है या कैटायनिक और न्यूट्रल पार्ट में है, बता चुके हैं नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम में। तो आफ्टर लिगेंड सेंट्रल एटम इज नेम्ड फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल इन स्मॉल ब्रैकेट। अंडरस्टूड? नाउ द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पार्ट जिसके अंदर लिगेंड्स थे, सेंट्रल एटम था, नेम्ड। अब कौन बचा? काउंटर आयंस। काउंटर आयंस और आयोनाइजेशन स्फीयर। तो फ्री आयंस या काउंटर आयंस का नाम कैसे लिखें? नाम लिखना है, बट एक से ज़्यादा काउंटर आयंस हो सकते हैं। अगर काउंटर आयंस एक ही टाइप के हैं तो फिर नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड। इफ काउंटर आयंस आर ऑफ सेम टाइप, then number denoting prefixes are not used। अगर काउंटर आयंस एक ही टाइप के हैं, एक ही तरीके के हैं, तो फिर नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो ये है K4FeCN6, तो देखो इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, टेट्रा पोटेशियम और बाकी एनायन का नाम नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। टेट्रा की जरूरत ही नहीं है, टेट्रा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ही टाइप के सभी काउंटर आयन एक ही टाइप के हैं। तो फिर क्या लिखेंगे? पोटेशियम। बाकी का एनायन का नाम जो भी लिखना है। सो दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी रॉन्ग। हाँ, यही कॉम्प्लेक्स मान लो 4 वैलेंसीज जो हैं पोटेशियम ने सेटिस्फाई की। अगर 2 सोडियम कर देता, 2 नाइट्रोजन कर देता, तो मान लो K2 Na2 और मान लो ऐसा होता FeCN6। तो देखो काउंटर आयंस 2 तरीके के हो गए। आप अगर अब नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस यूज नहीं करोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि 4 कैटायनिक वैलेंसीज जो हैं वो 2 पोटेशियम ने सेटिस्फाई की हैं और 2 सोडियम ने? क्या पता 3 पोटेशियम और 1 सोडियम होता। अब नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस यूज करने होंगे, तो क्या बोलोगे? उसमें भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। पोटेशियम K से, पोटेशियम P से और सोडियम Na जो है S से। तो P पहले आ गया तो पोटेशियम पहले ले लो, तो डाई पोटेशियम, डाई सोडियम और बाकी का नाम लिखते चले जाएंगे। सो दिस इज करेक्ट। आ गई पूरी बात समझ में? तो नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर काउंटर आयंस एक ही तरीके के हैं, ये बात याद रखनी है, और एक से ज़्यादा टाइप के हैं। तो ऑब्वियसली लॉजिकली वी शुड यूज द नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस, अदरवाइज वी विल नॉट हैव द आइडिया बाय नेम दैट व्हाट कुड बी द फॉर्मूला। नाम इस तरीके से लिखना है कि नाम लिखा हुआ मिल जाए तो हम फॉर्मूला उसका आसानी से पूरे तरीके से सही बना सकें। तो बच्चों ये थे वेरियस रूल्स और वेरियस गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हो गई ये? अब हो तो गए, एग्जाम्पल तो ले लें, समझा तो दें आपको। चलो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ देम। मैं जरा पानी पी लूँ 1 मिनट। क्या एग्जाम्पल? जैसे मान लो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है यार, ये याद भी रहना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड लो K4FeCN6, इसके बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स भी हैं। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे आप, 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे कैटायंस का, तो Fe3+ फेरिक आयन पूरे सभी कैटायंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटायन है। और जब उसके क्वेश्चन आएंगे, उसके क्वेश्चन खूब आते हैं, खासकर एडवांस्ड में। जेई एडवांस्ड को तो खास पसंद है वो फेरिक आयन। तो ये तो फेरस आयन है। खैर ये जैसे +2 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी, तो नाम कैसे लिखोगे? पोटाशियम। टेट्रा पोटेशियम की जरूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ उसके बाद गैप दे दो। क्यों? कैटायन और एनायन के पार्ट में एक छोटा सा गैप लिखना नहीं है, कभी लिख दो GAP गैप, ऐसे थोड़ी। एक स्मॉल स्पेस दे करके फिर हेक्सासाइनाइडो C क्यों? बिकॉज एम्बिडेंटेट लिगेंड है साइनाइड आयन, तो हेक्सासाइनाइडो C फेरेट। कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर? फेरेट। क्यों? एनायनिक पार्ट में था, आयरन नहीं आएगा। कौन? 2। दैट्स इट, दिस इज द नेम। ये है IUPAC नेम।
ये है IUPAC नेम, बट इसका जो कॉमन नाम है वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कॉमन नेम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉमन नेम कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो सक्सेनिक एसिड के नाम से आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मेसेटाइल ऑक्साइड के नाम से आएगा, IUPAC नाम के नाम से तो हो सकता है पहचानो भी ना आप ये कौन है। तो कई बार कॉमन नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के नाम से ही क्वेश्चन आता है। फेर्रो, ये तो आप जानते ही हो ना, Fe2+ क्या बोलते हो, फेर्रो। और अस मतलब और Fe3+ को बोलते हैं फेर्री। फेर्रो और अस, फेर्री और इक, इस तरीके से। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अस, हायर को इक बोलते हैं। तो हम Fe2+ को कंपाउंड में कॉमन नेम में फेर्रो बोलते हैं और Fe3+ को फेर्री बोलते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ऐसे ही इसका भाई बंधु कौन, जैसे K4 K3 FeCN6। अगर ध्यान से देखो तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बताओ कॉमन नेम में क्या बोलूं, क्या होना चाहिए कॉमन नेम? पोटेशियम फेर्रो की फेर्री, फेर्री, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। आप पूरा लिखना, पोटेशियम पूरा लिखना है। तो फेर्री आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट IUPAC नेम क्या होगा? व्हाट इज IUPAC नेम? पोटेशियम, उसके बाद हेक्सासाइनाइडो C, वो तो आएगा ही आएगा, फेरेट 3, लाइक दैट, फेरेट 3। तो बस 2 की जगह 3 आ गया, बाकी नाम देखो बिल्कुल सेम ही है। ये IUPAC हुआ। इनसे मिलता जुलता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, प्रेशन ब्लू बोलते हैं, कमर्शियल नेम इसका प्रेशन ब्लू है। व्हाट? Fe4 FeCN6 थ्राइस, ये प्रेशन ब्लू है। एक क्रिस्टलाइन ब्लू कलर्ड सॉलिड होता है प्रेशन ब्लू। इसका कॉमन नेम जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसीज को। आप तो जानते हो वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पता चला क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये +3 में आ गया, और इस पूरे ब्रैकेट पर चार्ज 4- चला गया, तो ये +2 में आ गया। कैसे? देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गए Fe3+, तो 4 Fe हैं 3+ वाले, और FeCN6 पर ओवरऑल चार्ज कितना है, और ये 3 है 3, और इन पर चार्ज है कितना 4-। 4 × 3 12 पॉजिटिव चार्ज, 4 × 3 12 नेगेटिव चार्ज, एंड द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हैज टू बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप 8वीं क्लास में सीख जाते हो। अब ये कहो मत, अब देखो ये वाली कोई बात नहीं है, CaCl2 है तो पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 और क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 होती है, ऐसी तो बोलते हो। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी आसानी से आती है। तो कॉमन नेम क्या होगा? शुरू में क्या है? फेर्री, +3 वाला कौन? फेर्री, फिर कौन? फेर्रो, फेर्री फेरोसाइनाइड। फेर्री फेरोसाइनाइड। बट IUPAC नेम क्या हो जाएगा? शुरुआत में कौन? आयरन है। सर फेरेट ना आएगा क्या? अरे ये तो काउंटर आयन है, काउंटर आयन में मॉडिफिकेशन थोड़ी करेंगे। मॉडिफिकेशन में जब करते हैं जब वो सेंट्रल एटम हो। तो ये तो काउंटर आयन है, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 3। अब बात आएगी, सर काउंटर आयन में भी आप ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे क्या? हाँ भाई, आयरन जो है वो D ब्लॉक का है, और D जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आयरन इज कॉमनली प्रेजेंट इन द +2 एंड +3। तो ऐसे केसेस में आप बेटर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। सर पहले तो ना लिखा था आपने, पोटेशियम आया था यहाँ पर, कहाँ लिखा? पोटेशियम 1 तो लिखा ही नहीं। पोटेशियम शोज ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स। सभी कंपाउंड्स में पोटेशियम +1 ही शो करता है, इसलिए जरूरत ही नहीं है। बट आयरन तो बहुत कॉमनली शो करता है +2 भी और +3 भी, तो इसलिए बेटर है कि लिखें +3। उसके बाद ये नंबर डिनोटिंग प्रीफिक्सेस की जरूरत ही नहीं है, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएंगे।
इस 3 के लिए ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखोगे, हेक्सासाइनाइडो सी फेर्रेट। कौन सा फेर्रेट, 2। तो बच्चों ये था प्रेशियन ब्लू। प्रेशियन ब्लू का ही एक भाई बंधु बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन का कंपाउंड होता है, टन्सबुल्स ब्लू। क्या कौन है ये टन्सबुल्स ब्लू, चलो देखते हैं साहब। इन टन्सबुल्स ब्लू को भी फॉर्मूला है Fe3 FeCN6 ट्वाइस, ये कहलाता है टन्सबुल्स ब्लू। टनबुल्स ब्लू कॉम्पोजिशन वाइज इट इज सेम, ये +2 में है और यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कॉमन नेम क्या बोलोगे, बताओ। शुरुआत में कौन है, +2 फेर्रो, फिर कौन, फेर्री, फेर्रो फेर्रीसाइनाइड। बच्चे कई बार हंसते हैं, क्लास में होते हैं तो क्या सर मजाक चल रहा है, ऐसे ही है। फेर्रो मतलब +2, फेर्री मतलब +3। पहले कौन आया, फेर्रो, फिर फेर्री, इससे पहले क्या आया था, फेरी फेरोसाइनाइड। ये कौन है, फेर्रो फेरीसाइनाइड, फेर्रो फेरीसाइनाइड। ये कॉमन नेम है, बट IUPAC नाम लिखना हो तो आप कोई विशेष बात नहीं है, यू नो इट वेरी वेल। आयरन नंबर डिनोटिंग ब्रीफकेस की जरूरत नहीं है। आप कैल्शियम क्लोराइड लिखते हो CaCl2 तो कैल्शियम डाइक्लोराइड थोड़ी लिखते हो। आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला CaCl2 ही बनना है। तो IUPAC नेम क्या बना इसका, आयरन। आयरन कौन सा, 2। फिर कौन, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो सी। फेर्रेट कौन, 3। So this is the oxidation state, iron 2, hexacyanido C, ferrate 3. So this is how you read। अब देखो टन्सबुल्स ब्लू वैसे पाया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, द कॉम्पोजिशन ऑफ द टन्सबुल्स ब्लू एंड द प्रेशियन ब्लू आर सेम, दोनों एक ही कंपाउंड हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें याद रखते हो, और भी नाम लेंगे, बट चलिए आज बस एक काम करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। ये कुछ नाम थे, और प्रैक्टिस करेंगे, इतना सीख के आओ तो फिर अगले लेक्चर में यू विल बी लर्निंग बेटर। नोट करें।